आजाद देश भारत और इस आजाद देश की हवा में सांस लेते हम भारतीय। दोस्तों, यकीनन हम अपनी आजादी का 76वां साल मनाने जा रहे हैं और ये आजादी हमें अपने बड़ों से विरासत में मिली है, जिसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी और अंग्रेजों से हर तरह की जंग और शोषण से गुजरना पड़ा। अपने देश की आजादी को पाने के लिए शहीदों द्वारा दिए गए बलिदान और अंग्रेजों द्वारा दी गई अमानवीय यातनाओं के विवरण तो हमने और आपने हमेशा से ही सुने हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये अंग्रेज हमारे भारत में आते ही नहीं तो उन 200 सालों में हमारे भारत की स्थिति और इतिहास क्या होता? क्या इस अवधि में भी भारत पर मुगलों का ही साम्राज्य होता? क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज भारत में शुरू से नहीं थे, वे इंग्लैंड से भारत मुगलों के शासनकाल में आए थे। क्या होता अगर शक्तिशाली मुगल शासक उन्हें भारत में प्रवेश करने ही नहीं देते? हालांकि यह बात सच है कि अंग्रेजों ने भारत में प्रवेश सेना के बल पर नहीं, बल्कि कूटनीति एवं चालाकी के बल पर किया था और उनके द्वारा भोले भाले भारतीयों को कब अपना गुलाम बना लिया गया, इसे भारतीय समझ ही नहीं पाए। और जब तक वो समझ पाए तब तक अंग्रेज पूरी तरह से भारत के चप्पे चप्पे पर काबिज हो चुके थे। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों द्वारा भारत के समुद्री तट की खोज की गई और समुद्र पार से भारत में व्यापार करने की योजना की आड़ लेकर भारत के केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित कर ली गई और क्यों संपूर्ण भारत को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया गया, जिससे सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये भारत करहा उठा। इतिहास गवाह है, 16वीं शताब्दी के अंत तक हमारा भारत दुनिया भर के देशों में सबसे अधिक संपन्न देश बन चुका था। मुगल सम्राट अकबर ने भारत को धन संपदा एवं संपन्नता के उस शिखर तक पहुंचा दिया था जहां तक अब तक कोई भी भारतीय शासक नहीं पहुंच सका था। यह वो दौर था जब भारत को विदेशों में सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की अपार धन संपदा एवं समृद्धि की खबरें यूरोप के सभी देशों तक पहुंच रही थीं। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड में रहकर ही भारत में आगमन करने और यहां की धन संपदा को लूट कर अपने यहां ले जाने की योजनाएं तैयार होने लगी थीं, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, जिस कारण इंग्लैंड वैश्विक स्तर पर अपने यहां केवल 4% ही उत्पादन कर पा रहा था, जिस कारण पुर्तगाल एवं स्पेन व्यापारिक रूप से इंग्लैंड से काफी आगे निकल चुके थे। गृह युद्ध छिड़े होने के कारण इंग्लैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी पिछड़ चुका था। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि समुद्री नाविक पुर्तगाल एवं स्पेन के जहाजों में लूटपाट करते थे और अपना काम चलाते थे। इसी दौरान एक ब्रिटिश समुद्री व्यापारी नाविक रॉल्फ फिच का भारत आगमन हुआ। उसके द्वारा भारत की अकूत धन संपदा एवं समृद्धि को देखा गया और जल्द ही ये खबर ब्रिटेन में शाही तख्त पर बैठी रानी एलिजाबेथ तक पहुंच गई। भारत के खाद्यान्न एवं आर्थिक स्थिति की वजह से रानी की नजरें भारत पर जा टिकी। वैसे भी इस समय ब्रिटेन को अपने लिए एक ऐसे उपनिवेशक की जरूरत थी जहां से वह व्यापार करके इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते थे। यह वह दौर था जब यूरोप के सभी देश उपनिवेशवाद की नीति का अनुसरण कर रहे थे और लगभग यूरोप के आसपास के सभी देशों में पुर्तगाल एवं स्पेन का राज हो गया था। ऐसे में इंग्लैंड के व्यापारी भारत जैसे उपनिवेश की तलाश में थे। 31 दिसंबर 1600 में भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से लगभग 200 ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और अपनी इस नई कंपनी की नीति एवं योजनाओं का प्रस्ताव लेकर जब वे व्यापारी रानी एलिजाबेथ के पास पहुंचे तो रानी एलिजाबेथ ने उनके इस प्रस्ताव से काफी प्रभावित होते हुए इस कंपनी को अपना पूरा सहयोग देने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही कंपनी को इंग्लैंड से भारत व्यापार करने का रॉयल चार्टर प्राप्त हो गया। इस समय यहां भारत में बादशाह अकबर के शासनकाल का अंत हो चुका था और उसकी जगह उसके उत्तराधिकारी बादशाह जहांगीर को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया गया था। यह वक्त था 1608 का, जब मुगल बादशाह जहांगीर भारत में अपना साम्राज्य व्यवस्थित कर रहा था और उधर इंग्लैंड में भारत के खिलाफ कूटनीतिक योजनाएं बनना शुरू हो चुकी थीं। यही वह समय था जब कैप्टन विलियम हॉकिंस का समुद्री मार्ग द्वारा गुजरात के सूरत में व्यापारिक जहाजों के साथ आगमन हुआ। इस आगमन के साथ ही वह बादशाह जहांगीर के लिए बेशकीमती तोहफे
और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का प्रस्ताव लेकर दरबार में हाजिर हुए। इस प्रस्ताव को फायदे का सौदा समझकर बादशाह जहांगीर द्वारा कंपनी को भारत में व्यापार करने की स्वीकृति दे दी गई, लेकिन वह अंग्रेजों द्वारा चली गई इस कूटनीतिक चाल को न समझ सका और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश लोगों को भारत में पैर जमाने का पहला मौका मिल गया। प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही अंग्रेजों ने सूरत, पटना, चेन्नई और मुंबई में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर दी और बदले में भारतीय लोगों को रोजगार स्वरूप काफी अच्छी तनख्वाह भी दी गई, जिससे वहां की आम जनता कंपनी के आगमन से खुश हो गई। इससे प्रभावित होकर हिंदुस्तानी व्यापारी भी कंपनी के साथ जुड़ने लगे, लेकिन यह भी कंपनी की एक चाल मात्र थी। इस तरह धीरे धीरे कंपनी का व्यापार पूरे भारत में फैलने लगा। कंपनी द्वारा अन्य राज्यों में भी फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगीं। भारत से मिल रहे लगातार लाभ ने कंपनी का लालच बढ़ा दिया। अब उनका अगला कदम भारत की केंद्र सत्ता पर अपना अधिकार करना था और इसी कदम के परिणाम स्वरूप 1686 में ब्रिटिश अफसरों और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच जंग छिड़ गई, जिसमें मुगलों द्वारा ब्रिटिश सेना को बुरी तरह परास्त किया गया। इस हार से ब्रिटिश अफसरों ने यह जान लिया कि मुगल सेना को सैन्य बल पर नहीं हराया जा सकता और दिल्ली केंद्र पर सेना के द्वारा नहीं बल्कि कूटनीति के द्वारा ही कब्जा किया जा सकता है। इस जंग में पराजय के बाद अंग्रेजों द्वारा औरंगजेब से माफी मांगी गई तथा यह वचन दिया गया कि वह भविष्य में दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। औरंगजेब ने भी उन पर थोड़ा बहुत जुर्माना लगाकर उन्हें पुनः भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। मुगलों द्वारा अंग्रेजों को माफ कर देना उनकी दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि इन्हीं अंग्रेजों द्वारा 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर पड़ चुके मुगल शासन एवं अनुभवहीन शासकों को अपने अधीन करना आसान हो गया था। दरअसल नए बने मुगल बादशाहों द्वारा 1717 में एक फरमान जारी किया गया, जिसके अनुसार बहुत कम रकम को भरने के बाद भारत में बिना कोई कर या लगान दिए भरपूर व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा भारत के कच्चे माल का पूरी तरह से दोहन किया जाने लगा। इसी समय ईरान के राजा द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। जब यह सेना दिल्ली की सीमाओं तक पहुंचने ही वाली थी, तब जाकर मुगल शासकों को इस आक्रमण की जानकारी लगी। लगभग हार के करीब पहुंचने के बाद मुगल शासकों द्वारा उस समय 2 करोड़ रुपया देकर दिल्ली की गद्दी को बचाया गया। इसके साथ साथ बेशकीमती हीरे जवाहरात भी उन्हें दिए गए, जिसके बाद मुगल राजकोष बिल्कुल खाली हो गया और मुगल सत्ता कमजोर पड़ गई। अब जाकर मुगलों को अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई रणनीति समझ में आने लगी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अंग्रेज लगभग 80% भारत पर काबिज हो चुके थे और अब अपनी कूटनीति द्वारा बंगाल की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अंग्रेजों द्वारा नवाब सिराजुद्दौला से प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजों ने धोखे से नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति को अपनी ओर मिला लिया, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके पश्चात नवाब के सेनापति को कठपुतली नुमा नवाब बनाकर बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया गया। अंग्रेजों ने लगातार चालें चलने के बाद अपनी ताकत को बहुत बढ़ा लिया था और ताकत के साथ साथ उनके अधिकार भी बढ़ते जा रहे थे। अब समय आ चुका था साल 1764 का, जब अंग्रेजी सेना द्वारा बक्सर के मैदान में भारत के उस समय मौजूद मुख्य नवाबों, जिनमें बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम भी मौजूद थे, को हराया गया। साथ ही उन्होंने निजाम एवं मराठों के बीच भी फूट डलवाकर उन्हें लड़वाया, जिसके बाद उनकी लड़ाई का लाभ उठाते हुए एक एक करके दोनों की विरासत के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो शासन करो वाली नीति अपनाते हुए लगभग 18 शताब्दी तक संपूर्ण भारत पर अपना ही अधिकार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें भारत में न केवल व्यापारिक बल्कि आधिकारिक और न्यायिक सभी प्रकार के अधिकार मिल चुके थे। अब इस अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारतीय लोगों पर उन्हीं के द्वारा उत्पादित किए गए सामान पर भारी टैक्स एवं लगान लगाकर मनमर्जी से पैसा वसूल करा गया। इन रुपयों से उन्होंने अपने देश इंग्लैंड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा भारत पर पूरी तरह अपना राज्य स्थापित करने के बाद समाज में कुछ बड़े लोगों एवं जमींदारों को भी अपनी ओर मिला लिया गया, जिनसे उनके कार्य करने में दिक्कतें न आए
और देश का एक वर्ग उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। उनके द्वारा जो सोचा गया वही हुआ। अंग्रेजी शासन के दौरान बहुत से जमींदार एवं लोगों द्वारा अपने भारतीय भाइयों का शोषण स्वयं किया गया तथा अंग्रेजों से हरदम हाथ मिलाए रखा गया, जिसका लाभ उन्हें 1857 की क्रांति के दौरान मिला। अंग्रेजों के भारत में लगभग 200 साल व्यतीत करने के बाद उनके द्वारा भारत में कुछ सुधार भी किए गए, जैसे कि नई शिक्षा प्रणाली, भारत में ट्रेनों का आगमन, सड़कों का निर्माण, सती प्रथा और जौहर प्रथा का अंत भी किया गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा रंगून में कैद कर दिया गया तथा उनके अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस तरह अंग्रेजों द्वारा संपूर्ण भारत पर एकाधिकार करके दिल्ली में अंग्रेजी हुकूमत कायम करी गई। ये वह समय था जब सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था। यह गुलामी भारतवासियों द्वारा कई पीढ़ियों तक की गई। देखा जाए तो मुगल शासकों के द्वारा की गई दो बड़ी गलतियों के कारण हमारा भारत अंग्रेजों के अधीन हो चुका था, जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं वीर बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 15 अगस्त 1947 में आजाद कराया। तब से हम और आप आजाद भारत में रह रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जाके जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।